दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो टाइप ऑफ स्टूडेंट की मार्क लिस्ट है। एक है नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और सेकंड है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2023, राइट। इन मार्क लिस्ट के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको कुछ एक मैसेज पास करना चाहता हूं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब शायद आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स सी। ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है, इनका जो पेपर वन का स्कोर है, ठीक है, इनका पेपर वन का स्कोर है 153 एंड 153 या अबव अगर 150 कोई पेपर वन में स्कोर करता है सो उसे एक एक्सेलेंट स्कोर माना जाता है सीएपीएफ एग्जामिनेशन में। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे देखते हो इनका पेपर टू का स्कोर, सो वो कितना है 53। सो इट इज जस्ट पास। 53 जो स्कोर है वो तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हमें लगते हैं, यूपीएससी उसे 50 मार्क्स सेट करता है पेपर टू में। सो उससे जस्ट इसे 3 मार्क ही एक्स्ट्रा है। तो आप देखो कि यहाँ पे इन्होंने कितने मार्क्स लूज किए हैं, राइट। एंड अगर इसी कैंडिडेट का आप पर्सनालिटी टेस्ट का स्कोर देखते हो, सो दैट इज 93, विच इज नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, अबव 90 इंटरव्यू में एक बहुत ही अच्छा स्कोर ही माना जाएगा। ठीक है, इन केस अगर कोई 90 से बिलो स्कोर कर रहा है, इसका मतलब उसने कुछ भी मेहनत नहीं की है, उसकी जो परफॉर्मेंस रही है इंटरव्यू में वो अप टू द मार्क नहीं थी। लेकिन अगर आप 90 के अबव स्कोर करते हो, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज गुड स्कोर इन पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। सो अब हम कंपेयर करते हैं इसकी मार्क लिस्ट। ठीक है, ये नॉन रिकमेंडेड एस्पिरेंट की मार्क लिस्ट हम कंपेयर करेंगे और एक कैंडिडेट के साथ जो कि रेकमेंड हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी मार्क लिस्ट है वो है अंजलि गिल की, जिसका पेपर वन में, इनका जो पेपर वन में स्कोर था वो था 118.85। ठीक है, एंड अगर आप सीएपीएफ में ये स्कोर देखते हो 118.85 इन पेपर वन, तो आपको याद होगा कि ये क्या थी, दिस वाज द ऑफिशियल कट ऑफ या मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर पेपर वन। पेपर वन में एटलीस्ट आपको 118.85 मार्क्स आना चाहिए, तो आप पेपर वन में क्वालिफाई करते हो सीएपीएफ एसी 2023 एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ पे पेपर वन इन्होंने क्लियर किया है। लेकिन अगर आप इनका पेपर टू का स्कोर देखते हो, सो दैट इज 111, जो कि एक एवरेज स्कोर नहीं है, ना ही अबव स्कोर, अबव एवरेज स्कोर इसको हम कहेंगे। ठीक है, इट इज द एक्सेप्शनल स्कोर। ठीक है, पेपर वन में हर एक का स्ट्रेटेजी, पहली चीज तो होती है भाई जैसे कि तैसे कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज ये होती है कि यार कम से कम 90 मिल जाए या 90 के ऊपर मिल जाए। अब इन्होंने तो 110 के ऊपर, ठीक है, हार्डली 2 या 3 कैंडिडेट निकलते हैं जो अबव 110 स्कोर करते हैं पूरे एग्जामिनेशन में। तो इनका ये आउटस्टैंडिंग स्कोर था। ठीक है, सेम चीज, ठीक है, आप अगर इनका पेपर वन का स्कोर देखते हो तो ये तो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है, लेकिन कैसे इन्होंने एक रैंक हासिल की है, कैसे ये रेकमेंड हुए हैं। ओके, तो इनका पर्सनैलिटी टेस्ट भी आप देखोगे तो 118 है, 118 है। ठीक है, जो कि अगेन अ वेरी गुड स्कोर, नॉट जस्ट गुड स्कोर, इसको तो मैं पर्सनली एक्सेलेंट स्कोर बोलूंगा, राइट। एंड फाइनली जो अंजलि गिल है, इन्हें मिलती है AIR 30। देखो कहाँ, अगर आप देखोगे कि अगर कुछ पॉइंट से पेपर वन की कट ऑफ ऊपर नीचे होती तो शायद ये उस रेस से ही बाहर थे, लेकिन जस्ट बिकॉज इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन पेपर टू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, इन्हें सिर्फ रैंक ही नहीं अपने पसंद की फोर्स भी एलोकेट हो सकती है इस रैंक पे, राइट। सिमिलरली एक अगर आप सेकंड कैंडिडेट देखते हो, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट जो कि अगेन ये भी रेकमेंड हुए हैं, इनकी भी हम मार्क लिस्ट एनालिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो इनका जो पेपर वन में स्कोर है वो कितना है 181.7। अब 181 स्कोर कितने में से, 250 में से कितने स्टूडेंट के आते हैं, हार्डली 2 या 4 स्टूडेंट के आएंगे पूरे एग्जामिनेशन में। ठीक है, लाखों में स्टूडेंट अपीयर होते हैं, उनमें से इन्होंने इतना वेल परफॉर्म किया है। ठीक है, इन्होंने खुद को रेस में इतना आगे रख दिया है कि इन्होंने पेपर वन में 181 ले लिए, एंड पेपर टू में भी जो इनका स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है, 96। ठीक है, 96 स्कोर करना मतलब अगेन एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। बट कहीं ना कहीं हमें इनका स्ट्रगल दिखता है पर्सनालिटी टेस्ट में। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में जो कि है इन्हें सिर्फ 80 मार्क्स। ठीक है, सो आप देख सकते हो कोई पेपर वन में बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, किसी का पेपर, कोई पेपर टू में स्ट्रगल कर रहा है, कोई पर्सनालिटी टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा है, राइट। एंड एनीवेज अब इनका पेपर वन में ही इतना अच्छा स्कोर था, इस बेसिस पे इन्हें हासिल होती है AIR 7, राइट। सो देखो बोलने का मतलब ये है, ऑल्दो ही इज AIR 7, बट क्या उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल नहीं किया है, पर्सनालिटी टेस्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया है।
देन आप AIR 30 की बात करो, क्या इन्होंने कहीं स्ट्रगल नहीं किया? इनका पेपर 1 में स्ट्रगल हुआ है। ठीक है, तीसरा रिकमेंडेड कैंडिडेट को आप देखोगे, अब ठीक है, इनका जो पेपर 1 में स्कोर है दैट इज 161.89। ठीक है, अगेन आउटस्टैंडिंग स्कोर इफ इट इज अबव 150, देन बहुत ही कम होते हैं जो 150 के ऊपर स्कोर करते हैं। आप इनका पेपर 2 में आप स्कोर देखोगे, सो अगेन इट इज 88, नॉट बैड एट ऑल, राइट। अगेन इनका स्ट्रगल कहाँ दिखता है आपको? हम देखेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट में, ही हैज स्कोर्ड ओनली 75। ठीक है, एंड फाइनल इनका स्कोर देखना है हमें, तो इस कैंडिडेट का फाइनल स्कोर कितना आया है? 325। 325 क्या था? ठीक है, 325 वॉज दी कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू को मिला के 325 पे लास्ट कैंडिडेट रेकमेंड हुआ है। ठीक है, आप इनका पेपर 1 में स्कोर देखो, आउटस्टैंडिंग। पेपर 2 में एक एवरेज स्कोर है, लेकिन इनका स्ट्रगल इंटरव्यू में दिखा। अगर ये फेल होते तो क्या कहता है भाई, किस वजह से फेल हुआ? इंटरव्यू में, इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि पेपर 1 में तो इन्होंने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया है ना। सो एट दी एंड, हाँ, और एक मार्कशीट रहेगी जो कि मेरी मार्कशीट है, आप यहाँ पे देखोगे। सो मेरा जो पेपर 1 में स्कोर था इट वॉज 121, एंड जो पेपर 2 था इट वॉज 87, मैंने उसमें 87 स्कोर किया है। देन पर्सनैलिटी टेस्ट में आई हैव स्कोर्ड 102 मार्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट वॉज क्वाइट गुड। पेपर 2 में भी हम नहीं बता सकते कि भाई, मैं आज कॉन्फिडेंट होकर ये नहीं बोल सकता हूँ कि आज मैं पेपर 2 लिख रहा हूँ तो मैं 110 ले आऊंगा, या एनी हाउ हमें वहां पे एक अच्छा कंटेंट देना होता है और पेपर फिनिश करना होता है टाइम से। लेकिन मेरा जो स्कोर रहा है पेपर 1 में, ठीक है, सो पेपर 1 में मेरा शायद और स्कोर इंप्रोवाइज हो सकता था। सो एट द एंड व्हाट आई वांट टू कन्वे, ठीक है, मैं क्या आपको कन्वे करना चाह रहा हूं कि किसी का स्ट्रगल पेपर 1 में है, किसी के लिए पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू फेज जो है वो स्ट्रगलिंग है। ठीक है, लोग शायद इंटरव्यू में 1-2 मार्क ऊपर नीचे होते तो शायद वो भी मेरिट आउट हो सकते थे। कोई कुछ पॉइंट से पेपर 1 क्वालिफाई किया है और उसके बेसिस पे उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की। आप देख सकते हो AIR 30, ठीक है, अंजलि गिल जी, राइट। एंड इन द सेम वे कुछ का स्ट्रगल रहा है पेपर 2 में। ठीक है, कोई अगर पेपर 2 में एक एवरेज स्कोर जो सभी लोग स्कोर करते हैं, पेपर फिनिश करने के बाद अगर उतना स्कोर कर जाते तो शायद उन्हें भी अपने मनपसंद रैंक हासिल हो सकती थी। सो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में, राइट। एंड जहां पे मैं आपको आज सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा कि पेपर 2 होता क्या है। ठीक है, पेपर 2 के लिए हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, राइट, कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है, न्यूज़पेपर कितना बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। तो ये सारे डाउट्स जो भी आपको होंगे वो मैं यहाँ पे आज क्लियर करने का ट्राई करूंगा। तो पेपर 2 की जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी CAPF 2025 के लिए, तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे ऑफिशियल सिलेबस से। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस। अच्छा, कौन दे रहा है हमें ये ऑफिशियल सिलेबस? यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में पब्लिश करके देता है। ओके, तो इसी को हमें थोड़ा सा डिकोड करना है कि यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी की डिमांड क्या है पेपर 2 से रिलेटेड, फर्स्टली, राइट। तो यूपीएससी पेपर 2 को क्या कहता है? जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन। ओके, अब जनरल स्टडीज जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में आता होगा यार, जनरल स्टडीज तो मतलब हमारा पेपर 1 ही हुआ। ठीक है, पेपर 1 में आप ओवरऑल जनरल स्टडीज ही कवर करते हो, जिसमें हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, देन पॉलिटी पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारे तो हमारे पेपर 1 के सब्जेक्ट है और यही जनरल स्टडीज है। मतलब कि पेपर 2 का जो हमारा कंटेंट है वो कहीं ना कहीं पेपर 1 जब हम कवर करते हैं तो साइड बाय साइड वो भी प्रिपेयर होता है। तो हमारा जो नॉलेज वाला जो पार्ट है, ठीक है, पेपर 2 के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है पेपर 1 की प्रिपरेशन के साथ ही साथ प्रिपेयर हो रही है। अब इसी नॉलेज को जब मैं मेरे ओन वर्ड्स में लिखता हूं, मेरे थॉट्स में लिखता हूं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, राइट। सो वही हमारा ऐसे बन जाता है। अब जो हमारा पेपर 2 है, ओवरऑल आपको पता होगा कि ये होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है। किसे? पेपर 2 को। एक को कहता है वो पार्ट ए, एक को कहता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा
उसमें क्या होता है, ऐसे होता है। अब ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अगेन क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मैंने पिछले साल जब मैं आंसर कॉपीज चेक करता था, पेपर इवेल्युएट करता था, क्लासेस लेता था पेपर टू की, तब इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट वाइज लिखते थे कि सर पॉइंट में लिख देंगे तो भी चल जाता है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप यहीं पे देखो, इस नोटिफिकेशन में ही लिखा है, ठीक है, सिलेबस के पार्ट में ही लिखा है, जो ऐसे के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हमें लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में लिखना है। लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ऐसे जो है, इधर आप उसे हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हो या तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हो। तो एंड ओवरऑल आपको पता होगा कि जो ऐसे है वो टोटल 6 ऐसे आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इन 6 में से हमें किसी भी 4 के ऊपर लिखना होता है। हर एक के 20 मार्क होते हैं एंड टोटल ये बनते हैं हमारे 80 मार्क्स। ठीक है, एंड यही है हमारा पार्ट ए। वाई पार्ट ए? बिकॉज इस पार्ट को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर सकते हो। तो यहां तक क्लियर है। अब जो ऐसे है, सर ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं, ऐसे जो आते हैं पेपर में, यूपीएससी कहाँ से वो टॉपिक देता है, ठीक है, करंट अफेयर से देता है, कहाँ से देता है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी कहां से आती है हमारी, हमें नोटिफिकेशन में ही दिख जाएगी कि द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर, कौन कौन से टॉपिक्स से आपके ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्या पढ़ा जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, कौन सी बुक हम फॉलो करते हैं, क्या मैंने बताया आपको पेपर वन में, ठीक है, स्पेक्ट्रम। लेकिन इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे भी हमें स्पेसिफिकली किस पे ध्यान देना है, फ्रीडम स्ट्रगल पे। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पे ध्यान देना है। देन आप देखो, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हम पूरा कवर करते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी, राइट, हम पूरा मैप पढ़ते हैं। पॉलिटी, पॉलिटी इज नन अदर देन नोइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, बहुत बेस्ट बुक है। इकोनॉमी, मैंने आपसे कहा था पेपर वन में भी कि इकोनॉमी के लिए आपको 11th क्लास की जो इकोनॉमी की बुक है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेसिव मैनर में वहां पे चीजें दी गई है, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो है हमारा नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज। ठीक है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एज सच हम ये जो टॉपिक है ये हम पेपर वन के लिए अलग से कवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको इस चीज का सोर्स बताने वाला हूँ कि कहाँ से हम इसे पढ़ सकते हैं। बट ऑल दो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में हमें हमारी फोर्सेस के बारे में तो पता ही है, क्योंकि उन्हीं का तो रोल है पूरे कंट्री की, नेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड। एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी मतलब क्या होता है, थोड़े से फिलोसॉफिकल जो ऐसे आ गए। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जिसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टडी पढ़ने करने की जरूरत नहीं है, आप एक जनरल मैनर में या आपके क्या विचार हैं, ठीक है, ओपिनियन बेस्ड जो होते हैं वो इन सब से कवर होता है, राइट। थोड़ा सा मैं और आपको पहले मैं आपको सारे क्लैरिटी दूंगा ऐसे के बारे में, राइट। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे कितने मार्क का होता है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और कैसे होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसी साल का हम पेपर देखेंगे। ठीक है, इसी साल का हमारा पेपर है। सो इट इज ऑफ, ये हमारा 2024 सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो 6 में से किसी 4 पे हमें ऐसे लिखना होता है। आप हिंदी में लिख सकते हो चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, अगेन आई रिपीट। ओके, तो पहला टॉपिक आप देखो, पहला टॉपिक क्या है, डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इस टॉपिक, ये टॉपिक को मैं कौन से कैटेगरी में डालूं, ठीक है, क्या मैं इसे कह सकता हूं कि भाई इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी के लिए अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे प्रॉपरली लिखा गया है, प्रॉपरली आपको इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है। ऑल दो ये करंट अफेयर से भी हम चाहे तो इसे रिलेट कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। बट ये चीज, ठीक है, इसके लिए एक स्टैटिक चीज प्लस हम उसे ऐड करेंगे करंट अफेयर से, तो हमारा एक परफेक्ट आंसर इसके ऊपर बनेगा। अगला टॉपिक आप देखो, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। ठीक है, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, इसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं इस टॉपिक को। मैं ये कह सकता हूं कि चलो यार इसे हम दे देते हैं, क्योंकि नेशनल बजट है तो डिफेंस बजट की बात हो रही तो एक सिक्योरिटी में हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, देन आफ्टर दैट समहाउ बजट की इकोनॉमी का क्या रोल हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमी का क्या रोल हो सकता है ग्लोबल पीस के लिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे रिपोर्ट लिख सकते थे, कुछ रिपोर्ट ऐड कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि सिप्री की रिपोर्ट होती है, राइट, है ना। देन कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल आर्मीज कौन सी, मिलिट्री कौन सी है। इंडिया बजट, इंडिया का जो बजट आता है एनुअल बजट, उसमें डिफेंस को कितना परसेंट
एलोकेट किया जाता है। तो अगेन आप इसे करंट अफेयर से, जब करंट अफेयर का डेटा जब आप ऐड करते हो तो हमारे ऐसे और ज्यादा एनरिच होता है, ठीक है, हमें उसके और एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। देन आप देखो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है कि ट्राइबल रेसिस्टेंट टू कॉलोनियल रूल, ठीक है, ट्राइबल रेसिस्टेंट टू कॉलोनियल रूल। ऐसे में एक टॉपिक था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेसिफिकली स्पेशली अंडर द फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। तो ये तो प्रॉपर हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। हम जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम में प्रॉपर, ठीक है, एक पूरा चैप्टर दिया गया है ट्राइबल रिवोल्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब आप अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज क्लिक होती, राइट, इनफैक्ट जिन स्टूडेंट ने भी अपीयर किया है या जिनका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो उनके लिए तो बेटर, बहुत अच्छी चीज है कि आप ये सारी चीजें पहले क्लियर करो कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का क्या डिमांड है। आप वहां पे प्रॉपर पूरे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि यार पहाड़िया रेबेलियन क्या है, कोल म्यूटिनी, संथल रेबेलियन, इन सब का क्या रोल था। ओके, तो ये तो एक स्टैटिक टॉपिक था। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो टॉपिक था वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस चीज का टॉपिक हो गया ये? ज्योग्राफी का। क्या सिलेबस में मेंशन है कि पेपर 2 के लिए आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए? बिल्कुल मेंशन है, अभी जस्ट हमने देखा है, ठीक है। इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस। अब ये जो टॉपिक है ये है हमारा एनालिटिकल एबिलिटी बेस्ड। एंड लास्टली ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट ट्राइबल कल्चर्स एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। हम न्यूज में कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में, है ना। तो आप इसका रेफरेंस ले सकते थे। ग्लोबलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि यार ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका बेसिक टर्म क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन की कोर आइडियोलॉजी क्या होती है। इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो उस तरीके से हमें ये ऐसे को अप्रोच किया जा सकता था। राइट, सो एट द एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हमें ऐसे के लिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए स्टैटिक नॉलेज, जिसको हम एनरिच करेंगे करंट अफेयर के साथ, ठीक है। स्टैटिक नॉलेज को हमें एनरिच करना है किससे? करंट अफेयर के साथ। तो ऐसे ही मैंने पिछले जितने भी हमारे लास्ट 10 ईयर्स के सीएपीएफ एग्जाम के पेपर 2 को एनालिस करके यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है बेस्ड ऑन दी टॉपिक बेस्ड, ठीक है, कि कौन से ऐसे हैं जो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि साइबर अटैक हो गया। देन व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, इंडिया की सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये ईयर वाइज मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। ये जो ये जो पीडीएफ है ये मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप ज्वाइन करके वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक थे, देन इंडियन सोसाइटी और विमेन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक अब तक पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। देन इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आए हैं, पिछले साल पूछा था ई डार्क वेब पे, तो हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल जो ऐसे होगा, ऐसे का जो कंटेंट होगा वो कहाँ से बिल्डअप होगा ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्ट बी क्या है, ठीक है। पार्ट बी क्या है हमारे एग्जाम का? सो 80 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, जो ओवरऑल हमारा पेपर 2 है 200 मार्क का होना है। ये 200 मार्क को यूपीएससी दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को इसके लिए अलग से रखा है बिकॉज दिस कैन बी अप्रोच्ड ईदर और रिटर्न, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो या आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन जो पार्ट बी है इसे हमें फुल्ली इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। पार्ट ए में है हमारा ऐसे, कितने ऐसे आते हैं? टोटल 6 ऐसे आते हैं, जिसमें हमें 4 पे लिखना होता है। हर एक ऐसे 20 मार्क का होगा, सो टोटल ये हो गए हमारे 80 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट बी, जो उसमें क्या क्या कवर होता है, फिर हमें लिखना है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब जो पार्ट बी है वो इंटायरली इंग्लिश में ही लिखेंगे हम, ठीक है, वहां पे कुछ हमारे पास चॉइस नहीं है। आर्ग्यूमेंट लिखनी है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखनी है, दोनों 20 मार्क की होती है, तो ये हो गए हमारे 40 मार्क। अगला होता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, 2 रिपोर्ट लिखनी है, 10 मार्क की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए हमारे 20 मार्क। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रेसी राइटिंग। क्या होता है प्रेसी राइटिंग? ठीक है, प्रेसी राइटिंग जैसे कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कितना 450 500 वर्ड्स का, ठीक है। एक लंबी स्टोरी दी जाएगी 400 500 वर्ड्स की, एंड उसे रीड करने के बाद हमें उसे समराइज करना है, ठीक है, 1/3 में, ठीक है। उसी का हमें 1/3 करना है अपने लैंग्वेज में, उसकी बस ब्रीफिंग और समरी लिखनी है। ओके,
तो ये प्रेसी राइटिंग होती है, एक ही आती है, 15 मार्क की होती है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्प्रेहेंशन। अब कॉम्प्रेहेंशन इज नथिंग बट दी पैसेज। ठीक है, अब हम सभी जब स्कूल में होते थे, इंग्लिश आपकी इधर फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, इंग्लिश के पेपर में हमें पैसेज दिया जाता था, पैराग्राफ दिया जाता था, और उसी पैराग्राफ के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखने होते थे, तो उसी को कॉम्प्रेहेंशन कहा जाता है। ठीक है, जो कि कितने मार्क का होता है, 20 मार्क का होता है। एंड फाइनली लास्ट 25 मार्क्स जो है वो हो गए हमारे ग्रामर के। ठीक है, ग्रामर के जो 25 मार्क है, वो 10 मार्क कैसे होंगे, 10 मार्क आते हैं ये जैसे कि डू एज डायरेक्टेड हो गया। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड मतलब प्रीपोजिशन ऐड करो। ठीक है, इस तरीके से एक्टिव को पैसिव में कर दो। राइट, जो अगले 10 मार्क होंगे वो आते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब में। ठीक है, फ्रेजल वर्ब दिया जाता है, उसके ऊपर हमें सेंटेंस बनाना होता है। देन लास्ट जो 5 मार्क होते हैं, वो काइंड ऑफ सेंटेंस हमें करेक्ट होने होते हैं, छोटे छोटे माइनर से सेंटेंस होते हैं, उन्हें करेक्ट करना है। सो ओवरऑल ये जो आखिरी के 25 मार्क होते हैं, इन 25 में से अगर आप थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करते हो, बेसिक प्रिपरेशन करते हो आखिरी के 1 महीने में, ठीक है, या आपको लगता है कि ग्रामर में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो आखिरी के आप 2-3 महीने से अगर प्रैक्टिस करते हो, सो 100% वन कैन इजीली गेट 20+। ठीक है, इसमें आप 20+ मार्क ले सकते हो। आप चाहे तो 25 में से 25 भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर का एक पर्टिकुलर आंसर होता है ना। अगर आपने वो लिख दिया तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे, ऐसा है नहीं कि आपने आधा लिखा तो आधा सही मिलेगा। ठीक है, वहां पे या तो पूरा मार्क मिलेगा या तो आपका पूरा मार्क जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 200 मार्क पूरे होते हैं। अब एक टारगेट, ठीक है, एक टारगेट कितना होना चाहिए आपका टारगेट। ठीक है, अभी हमने देखा है कि एक्सेप्शनल स्कोर में स्टूडेंट को 110 के ऊपर भी मिलते हैं। ठीक है, 115 के ऊपर भी मिले हैं। ठीक है, बट जो हमारा एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, हमारे दो टारगेट्स होने चाहिए। पहला ये होना चाहिए पेपर 2 को लेके कि फर्स्टली हमारा जो टारगेट रखना है, आप एटलीस्ट 100 मार्क का टारगेट रखो। ठीक है, 100 का अगर टारगेट लेके चलेंगे तो कम से कम 80+ के ऊपर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हमारा पेपर सही समय पे पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि सर हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो किस चीज को कितना टाइम देना है, यहाँ पे उतना ही इक्वल रोल आता है टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, अगर आप ये कहोगे कि जस्ट बिकॉज एक ऐसे का टॉपिक या एक आर्ग्यूमेंट का टॉपिक मेरा फेवरेट आ चुका है, तो मैं उसके ऊपर 25 मिनट दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे पूरी नॉलेज है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखूंगा। ठीक है, तो 100% आप दूसरे ऐसे के टॉपिक से टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपने वहां से टाइम बोरो किया है, वो आपका छूट जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड वो भी चीज हम सीखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने पेपर अप्रोच किया था। ठीक है, कैसे पेपर मेरा 5-10 मिनट इनफैक्ट पहले ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इनफैक्ट अंडरलाइन करके ये सब चीज करके, राइट। तो लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स। सो ये मैंने आपको पेपर 200 मार्क किस तरीके से डिवाइड होता है ये मैंने बता दिया। सो वी हैव सीन पार्ट ए विच इज ऑफ 80 मार्क्स, इधर इंग्लिश हिंदी में कवर लिख सकते हैं। पार्ट बी जो होगा वो इंटायरली इंग्लिश में ही हमें लिखना है। क्या क्या होगा उसमें, कॉम्प्रहेंशन होगा मतलब पैसेज, प्रेसी राइटिंग होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक 400-500 पैराग्राफ वाले पैराग्राफ को हमें 1/3 में समराइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर जो हमारे ग्रामेटिकल स्किल्स होते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट ऐसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अब आर्ग्यूमेंट के बारे में। ठीक है, कि हमारा आर्ग्यूमेंट के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। अब देखो, आर्ग्यूमेंट के लिए नॉलेज कहाँ से लाएंगे, ये नॉलेज वहीं से आएगा जहां से हम ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे के लिए हमने जनरल स्टडीज पढ़ा है, पेपर 1 से कंटेंट आ गया, साथ ही साथ हम करंट अफेयर के थ्रू और भी हम डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आएगी। आर्ग्यूमेंट को कैसे अप्रोच करना होता है, आर्ग्यूमेंट में हमें कोई भी जो टॉपिक होता है, ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी लीगलाइज इन इंडिया, अगर ये टॉपिक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, मैं स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन दूंगा। कैसे इंट्रोडक्शन दूंगा, या तो मैं बता दूंगा कि सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, होता क्या है, या तो सेकंड चीज ये हो गया, मैं
सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से स्टार्ट करूंगा या करंट अफेयर से रिलेटेड मैं इसकी स्टार्टिंग दे दूंगा। कितने लाइन की? सिर्फ 2 या 3 लाइन की। ठीक है कि हाँ, ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आगे लिखने वाला हूँ। देन आपको क्या लिखना है? आपको 5 पॉइंट फेवर में लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट आपको 5 फेवर में लिखने हैं। हाँ, आप डेफिनेटली इसे पॉइंट वाइज में लिख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 5 पॉइंट फेवर में लिखने। सिमिलरली हमें 5 पॉइंट इसके अगेंस्ट में लिखने होते हैं। ठीक है, अब जो भी चीज मैं कहता हूं या जो भी चीज हम यहाँ पे फेवर में लिखेंगे, अगर आप उसको फैक्ट से ऐड करते हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जी यस डेफिनेटली सेम सेक्स मैरिज शुड गेट लीगलाइज इन इंडिया। क्यों लीगलाइज हो जाना चाहिए? बिकॉज हर एक की अपनी एक राइट टू लाइफ है। ठीक है, राइट टू डिसीजन मेकिंग है। कौन देता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हर एक की अपनी एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। तो ये क्या किया मैंने? इस बेसिस पे मैंने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए कि हर एक के पास अपनी खुद की एक चॉइस है। ठीक है, और जब है तो हम उन्हें ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा, है ना? तो कुछ भी ऐसे फैक्ट्स हो गए। अगला मैं क्या कह सकता हूँ कि यस सेम सेक्स मैरिज को इसलिए भी लीगलाइज कर देना चाहिए बिकॉज आप अगर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हो, ठीक है, जब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पे जो टॉप 10 कंट्रीज आती है, उन सभी टॉप 10 कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है। तो शायद अगर हम भी कर दे तो हमारे देश में भी हैप्पीनेस के जो क्राइटेरियाज है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस के जो इंडेक्स है, उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है ना? तो इस तरीके से आपको फैक्ट एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। तो 5 पॉइंट फेवर में, 5 पॉइंट आप अगेंस्ट में लिख सकते हो। राइट, तो ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हम आएंगे कि जो होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? अब यूपीएससी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि रिपोर्ट राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल, अब बिकॉज जो रिपोर्ट होती है ये हमारी कितने मार्क्स की होती है? ये होती है 10 मार्क्स की होती है। ओके, कितनी रिपोर्ट लिखनी है? 2 रिपोर्ट लिखनी है। कितने वर्ड्स की लिखेंगे हम? 200 वर्ड्स की लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड की रखेंगे। ठीक है, इसको आप ब्रीच नहीं करना है, अदरवाइज उसके भी आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है। सो 200 वर्ड के आसपास, 200 वर्ड मतलब एक रेंज लेके चलेंगे, 180 से 200 वर्ड की रिपोर्ट हमें लिखनी है। ओके, अब जो रिपोर्ट राइटिंग है इसका हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले हम यहाँ पे खुद को एक रिपोर्टर, एडिटर, करस्पॉन्डेंट किसी न्यूज़पेपर एजेंसी का ये कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारे पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो हमारे पर्सनल थॉट हो सकते हैं। ठीक है, हमारा आर्टिकुलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक अनबायस्ड अनबायस्ड रिपोर्ट लिखनी है। ऑल्दो फॉर एग्जाम्पल सेम चीज समझेंगे हम उसी एग्जाम्पल से कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगलाइज हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर मुझे रिपोर्ट लिखनी है तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं थोपूंगा वहां पे कि जस्ट बिकॉज मुझे लगता है इसके लिए हो जाना चाहिए या मुझे लगता है नहीं। तो ऐसा किसी साइड नहीं लेनी है हमें। ठीक है, कोई भी हमें यहाँ पे ऐसी साइड नहीं लेनी है। तो फिर क्या करना है? तो ना ही हमें यहाँ पे रिपब्लिक का अर्नब गोस्वामी बनना है, ना ही हमें एनडीटीवी का रविश बनना है। ठीक है, हमें एक मध्यम मार्ग अपनाना है बुद्धिज्म का। ओके, सो ये चीज हम यहाँ पे रखेंगे। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर क्रिटिसिज्म यहाँ पे नहीं करना है। हाँ, अगर आपको करना है तो आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो कि आप पार्टी इन पावर के लिए, ऐसा नहीं कि हमने बीजेपी यूज कर लिया। ठीक है, तो बेटर है, इससे बेटर आप लिख दो गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपको कांग्रेस यूज करना है तो आप लिख दो अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज ना, छोटी छोटी चीज जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि कैसे आपने बिना नाम लिए, बिना किसी की साइड लिए अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस किया है। ओके, देन जो भी रिपोर्ट होता है वो जनरली हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्यों पास्ट टेंस में लिखते हैं? क्योंकि वो जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे इस बार जो आया था 2024 में एक रिपोर्ट का टॉपिक आया था कि इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जो वोटिंग टर्नआउट, ठीक है, वोटिंग टर्नआउट, वोटर्स टर्नआउट से रिलेटेड था। तो वहां पे हम किस चीज का रेफरेंस ले सकते थे? रिसेंटली कंडक्टेड 18th लोकसभा इलेक्शन के रेफरेंस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो रिपोर्ट को लिख सकते। तो वो तो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसी के बेसिस पे, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि रिपोर्ट्स आर ऑलवेज रिटन इन दी पास्ट टेंस। देन हमें क्या हमारे खुद के सजेशंस देने हैं क्या रिपोर्ट में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम हमारे सजेस्ट नहीं लिखेंगे। क्या इसे पॉइंट मैनर में लिखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसे पॉइंट मैनर में नहीं लिखोगे। पॉइंट मैनर में क्या लिख सकते हैं? आपको अगर पॉइंट मैनर में लिखना है तो आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो पॉइंट वाइज। अदरवाइज ना ऐसे लिखना है,
ना ही आपको रिपोर्ट लिखनी है। ओके, तो ये हो गया रिपोर्ट के बारे में। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग कि जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की आपकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? फॉर आर्ग्यूमेंट द वर्ड लिमिट इज 300 वर्ड्स, एंड फॉर ऐसे ऑल्सो, ठीक है, जो भी ऐसे होते हैं, ऐसे के लिए भी जो हमारी वर्ड लिमिट होगी वो 300 वर्ड्स की होगी। 300 वर्ड्स मतलब आप 280 से 300 वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं 320 तक भी जा सकते हो, बट अननेसेसरली टाइम वेस्ट होता है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, सो फॉर सेफर साइड, हमें खुद को सेफ साइड पे रखना है, पेपर कंप्लीट करना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो आप 280 से 300 वर्ड की एक लिमिट लेके चल सकते हो। सो लेट्स कम बैक। हमने ऐसे देख लिया, आर्ग्यूमेंट देख लिया, रिपोर्ट देखा है, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, एज सच उसमें कुछ है, होता नहीं है। ठीक है, बट हाँ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? सिंपली पीवाईक्यूज डाउनलोड करो या टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड मैं कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। देन जस्ट आप उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो क्या होता है प्रेसी राइटिंग ओवरऑल? अब कवर कर ही रहे तो सारी चीज मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ कि जो प्रेसी राइटिंग होता है, ठीक है, इसमें क्या दिया जाएगा? हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक प्रॉपर स्टोरी दी जाती है, ठीक है, जिसका एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा। ठीक है, तो वो स्टोरी जो भी होगी लगभग 550 वर्ड्स की होती है। इसको हमें क्या करना है? वन थर्ड में हमें अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिक्चर के फॉर्म से बताऊं, MS धोनी पिक्चर बनी थी। ठीक है, अब जो भी डायरेक्टर्स होता है, ठीक है, वो अगर कोई भी बायोग्राफी बनाता है, ठीक है, जब वो किसी की भी ऑटोबायोग्राफी बनाता है, तो उसे थिएटर में या हमारे सामने, ठीक है, वो 2 घंटे में उसकी इंटायर जर्नी बता देता है ना, 2 घंटे में पूरा इंटायर जर्नी बता देता है। सेम मैनर में 450 वर्ड का हमें एक स्टोरी दी जाती है, पैसेजेस दिए जाते हैं, पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसे रीड करना है, और उसको आपको वन थर्ड, एक तिहाई लैंग्वेज, एक तिहाई वर्ड्स में आपको पूरा एक्सप्रेस करना है। एक तिहाई कितना हो जाएगा इसका? लगभग 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रेसी राइटिंग। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेहेंशन। कॉम्प्रेहेंशन, ठीक है, तो कॉम्प्रेहेंशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ पैसेज जहां से हमें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं पैराग्राफ में से। अब क्या एज इट इज उतार देने हैं क्या? तो एज इट इज बिल्कुल नहीं उतारने। ठीक है, एज इट इज तब चलता है जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएटेड हो, सो वही आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि एटलीस्ट आपको पैसेज से क्या समझ में आया और आप अपने तरीके से वहां पे लिखो। इनफैक्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा होगा भी नहीं कि आपको डायरेक्टली लाइन टू लाइन ऐसा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको एट द एंड लिखना उसे अपने शब्दों में ही है। अगर आप एज इट इज पैराग्राफ में उतारोगे तो ये तो वो अप्रोच होगी कि भाई कुछ भी लिखना था तो लिख दिया, बस बचना था तो बच गए। ठीक है, इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या होगा? इसका नतीजा ये आएगा कि शायद उतना ही बेकार आंसर आप खुद के शब्दों में लिखते हैं तो आपको उस पे 2 या 3 मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपने तो स्कोप ही नहीं छोड़ा है, कॉपी पेस्ट कर दिया, एक ही मार्क मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सामने वाले को, इवेल्युएटर को बेवकूफ नहीं समझना है। ठीक है, जो यूपीएससी की डिमांड है वो फुलफिल करोगे तो आपको अच्छे क्रेडिट मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉम्प्रहेंशन। एंड फाइनली हमारा बचता है 25 मार्क का ग्रामर। ठीक है, तो ये भी चीज मैं आपको बताता हूं। सो एट द एंड, लास्टली, कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है? ठीक है, कौन कौन सी बुक हमारे पास हैंडी होनी चाहिए फॉर पेपर 2? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेपर 2 के लिए हमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल को स्पेशल अटेंशन देना है। ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी हमें पता होनी चाहिए। पॉलिटी के लिए हम सब लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे हैं। देन इकोनॉमी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हम पेपर 1 के लिए अप्रोच रखते हैं वही। लेकिन जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस कि जो भी आप रीड कर रहे हो ये आपको पेपर 2 में हेल्प करने वाला है। ओके, ये सारी चीज हो गई। देन एक टॉपिक था नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड ये आप कहां से कवर कर सकते हो? इसके लिए आप एक बुक खरीद सकते हो, दैट इज चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस इंटरनल सिक्योरिटी बुक का पीडीएफ जो होगा ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। बट आप अगर हार्ड कॉपी खरीदना चाहते हो, ये हार्ड कॉपी आप खरीद लो, नॉट जस्ट इन पेपर 2,
सिर्फ पेपर 2 में ही नहीं, ये आपको इंटरव्यू के लिए भी इतना नॉलेज दे देगा, ठीक है, कि आप किसी भी तरीके के डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ओके, सो अब इसका जो पेपर 1 में रेलेवेंसी है वो ना के बराबर है, ठीक है, इस बुक का पेपर 1 में रेलेवेंसी ना के बराबर है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। बट ये आपको पेपर 2 में सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड आता है, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड आता है, नक्सलिज्म से आता है, कम्युनलिज्म से आता है, ठीक है, और भी जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थ्रेट है, इन सभी के लिए आपको ये सरप्लस नॉलेज दे देता है। तो ये आपके पास एक बुक होनी चाहिए। बाकी सारी जो चीजें हैं वो करंट अफेयर और स्टैटिक सब्जेक्ट के थ्रू हमारी कवर हो जाती है, ठीक है। अब आएंगे हम न्यूज़पेपर के ऊपर कि न्यूज़पेपर, हाउ न्यूज़पेपर कैन हेल्प यू इन पेपर 2। न्यूज़पेपर आपको किस तरीके से पेपर 2 में हेल्प करेगा। सो न्यूज़पेपर हमें हेल्प कर सकता है न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा टू फ्रेम योर ओपिनियन, ठीक है। आपके पास खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए ओपिनियन? बिकॉज आप ओपिनियन कहाँ लिखते हो? आर्ग्यूमेंट में आप हेल्प कर सकते हो कि भाई मेरे हिसाब से सेम सेक्स मैरिज क्यों सही है, मेरे हिसाब से सेम सेक्स मैरिज क्यों सही नहीं है, ठीक है। तो ये आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो, जब हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी आइडियाज बिल्डअप होते हैं। ओके, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। अब इसके आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। एंड एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो कम से कम 7-8 महीने पहले से स्टार्ट करना। अगर आप ये कहोगे कि मेरा तो ये प्लान है, मुझे किसी ने बताया है कि पेपर 2 की जो प्रिपरेशन है वो लास्ट के 2 मंथ में हो जाती है, और इस लास्ट के 2 मंथ के ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ठीक है, भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको लास्ट के 2 मंथ का जो आपका टाइम होगा वो सबसे ज्यादा प्रीशियस होगा। तब आपका एक एक घंटा आज के 3-3 घंटे के बराबर होगा, ठीक है। वो आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना बेवकूफ बनाओगे, ठीक है। न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है पहले से करो, या अगर आपका प्लान होगा आखिरी के 2 महीने में पढ़ूंगा, तो तब भी मत पढ़ना, ठीक है। देन इन दैट केस मेक श्योर कि आप एक रेगुलर बेसिस पे कोई भी करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करते हो, ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है। जैसे कि पेपर 2 के लिए कहा जाता है कि विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप विजन आईएएस की मैगजीन, ठीक है, ये फॉलो कर सकते हो। क्या इसको पूरी पढ़नी है क्या? अगेन देखो, पूरी नहीं पढ़नी है, प्लीज रिस्पेक्ट योर टाइम, ठीक है, टाइम की आपको रिस्पेक्ट करनी है। कहीं पे ऐसा टाइम इन्वेस्ट मत करो, ऐसी कोई चीज मत पढ़ो जहां से आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अब इसके भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कौन से नहीं होते। इफ आपको पेपर 2 की नॉलेज है थोड़ी सी कि यार ये टॉपिक रेलेवेंट है या नहीं है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करके देख सकते हो। मैंने सारे टॉपिक्स तो आपको बता ही दिए, ठीक है। तो उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को आपको पढ़ लो, या तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जो कि पेपर 2 के विजन आईएएस मैगजीन में कौन से हमें रिलेटेबल आर्टिकल्स लगते हैं, रिलेटेबल न्यूज लगती है, वो भी अपने चैनल्स पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैगजीन आपको, ऐसा नहीं कि आप पेपर 2 के लिए विजन आईएएस फॉलो कर रहे हो तो उसको पूरी पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है। उसके सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, अंडरस्टूड। तो ये वो चीज होगी। ऑलराइट, एंड रही बात, मैंने आपको कहा था कि जो ग्रामर सेक्शन होगा, ठीक है, इस ग्रामर के लिए क्या करना है। तो ग्रामर के लिए मुझे ये दो बुक बहुत रिलेटेबल लगती है, राइट। सो इन केस, तो आप ये देख सकते हो, क्या दोनों खरीदनी है क्या? दोनों तो बिल्कुल मत खरीदना, ठीक है, जो आपको सुटेबल हो। अब जैसे जो नीतू मैम की बुक है, ठीक है, प्लेन टू पैरामाउंट, ये अ, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है, मतलब इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, ठीक है, ये इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में दिया गया है कि भाई किसी को भी समझ जाएगा, हर एक रूल, हर एक चीज बहुत आसानी से समझ जाएगा। जिसको ऐसा लगता है कि यार हिंदी में ग्रामर पढ़ना मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दिस अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की जो जनरल इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है, वो आप देख सकते हो। अगेन दोनों जो बुक है वो बल्कि बुक है, ठीक है। तो क्या पूरी पढ़नी है क्या? पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, बिकॉज सीएपीएफ एग्जाम में उसका रिलेवेंस नहीं है पूरा पढ़ के, ठीक है। क्या करोगे आप? जेरंड जान के, इन्फिनेटिव जान के, ठीक है, क्योंकि जब वो पूछा ही नहीं जाता है। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स है, ठीक है, ये कुछ हॉट टॉपिक्स है जो आपको 100% कवर करने पड़ेंगे। जैसे कि चेंज द वॉइस बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है,
प्रीपोजिशंस कैसे, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, इन क्या होता है, एट क्या होता है, सिंस कब यूज करना है, फॉर कब यूज करना है, बियॉन्ड कब यूज करना है, जंप ओवर कब यूज करना है, अबव कब यूज करना है। तो ये सारी चीज को माइन्यूटली आपको कवर करनी है। देन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको देखनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। देन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे कि नो सूनर यूज करो, हार्डली हैड यूज करो, ईदर और यूज करो, नीदर नॉर यूज करो, राइट। तो ये आपको देखना है। क्वेश्चन टैग, ठीक है, आपका मार्क्स छूटना ही नहीं चाहिए। एक पेज का टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आपको पता भी होगा 90% स्टूडेंट के ये चीज गलत नहीं होते, बट उसमें एक दो बस ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन प्रोनाउन कैसे यूज करना है, एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स ए एंड द, चेंज टू कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, देन कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स। तो ये वो 10 हॉट टॉपिक्स है जो आप इन बुक से कवर कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस करने के लिए आप पीवाईक्यू रखो अपने पास, तो ये सारी चीज यहाँ से कवर हो जाएगी। ऑलराइट, सो इस वीडियो में मैंने आपको सारा पेपर टू बताया है कि पेपर टू एक्चुअली होता क्या है, कंटेंट कहाँ से आएगा, राइट। सो अब हमारे पास कैसा एक पाथ है। ऑब्वियसली हमें पता है कि इस जर्नी में हमें चलते रहना है, लेकिन अब आपके पास एक डायरेक्शन भी है कि हाँ यार इस डायरेक्शन में चलना था, ठीक है। तो सभी चीज आपको पता चल चुकी है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी डाउट्स हो गए, आप चाहते हो कि सीएपीएफ एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, सीएपीएफ 2025 एग्जाम से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। या आप चाहते हो कि सीएपीएफ का मैम मेरा और एक्सपीरियंस, आपकी जो भी एंजाइटी है, इन सब चीज के जो भी आपके माइंड में जो भी आता है विच इज रिलेटेड टू सीएपीएफ, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मे बी मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो के फॉर्म में आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, ये सारी चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उस टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने हर एक ऐसे को कैटेगरी वाइज सेपरेट किया है, ठीक है। आप ये भी वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। पेपर टू के बारे में इतना ही। नेक्स्ट जो होगा, मे बी जो भी फिजिकल से रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड चाहिए, इंटरव्यू से रिलेटेड चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें, 100+ कैसे स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू लाइक द सेशन, यू कैन लाइक द वीडियो, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो एंड दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद एंड स्टडी वेल, थैंक यू।